Hello students, welcome to my channel. So children, today I am going to discuss with you long question answers for class 12th political science. बहुत सारे बच्चों ने बहुत बार कमेंट सेक्शन में लिखा है कि मैं 4 मार्कर्स और 6 मार्कर्स क्वेश्चन पे भी डिस्कशन करूं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। सो दीज यू कैन से आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अगर तुम हर चैप्टर में से ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हो तो ये तुम्हारे बहुत काम आएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के सामने मैंने बहुत स्टडी की एक्चुअली। जो पिछले 5-6 साल के हमारे क्वेश्चन पेपर्स हैं सीबीएसई के 2005 ऑनवर्ड, मैंने उन सब में से क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई और उन सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके साथ साथ और जो मुझे 1-2 क्वेश्चन ऐसे लगे कि जो इम्पोर्टेंट है, मैंने वो भी ऐड किए हैं इसमें। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स तो तुम्हें बता दूंगी जो ऐसे हैं थोड़े से जिनका आंसर बनाना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स क्लियरली एनसीईआरटी बुक में चैप्टर में से आप यूं के यूं लिख सकते हो। तो वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास फॉर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स फॉर क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस। And if you are new to my channel, then do subscribe to my channel and also press the bell icon so that you keep getting the notifications regarding my new videos regularly. So let's start. We will start with the chapter The Cold War Era. Okay. So the first question is, why do India distance itself from the two camps led by the US and Soviet Union? जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट फॉलो की थी। क्या ऐसे कारण थे कि इंडिया ने अपने आप को अलग रखा सोवियत यूनियन और यूएसए से? क्यों नहीं उनके अलायंसेस ज्वाइन किए? सो आई हैव रिटन द 4 पॉइंट्स हियर। द फर्स्ट पॉइंट इज, इंडिया वांटेड टू कीप अवे फ्रॉम द मिलिट्री अलायंसेस लेड बाय सुपर पावर्स, दैट इज सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया अपने आप को इनसे दूर रखना चाहता था। सेकेंडली, एडवोकेटेड नॉन अलाइनमेंट एज द आइडियल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स थे उनको इंडिया अचीव करना चाहता था by following non-alignment. Third was, India wanted to serve its national interest rather than the interest of superpowers. इंडिया अपनी कंट्री की जो नेशनल इंटरेस्ट थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी या इंटीग्रिटी को बना के रखना था, इंडिया उन पे फॉलो करना चाहता था और जो सुपर पावर के इंटरेस्ट थे सुपर पावर्स के, उनको फॉलो नहीं करना चाहता था। एंड द फोर्थ पॉइंट वाज, इट वांटेड टू फोकस ऑन डेवलपिंग अ रिसोर्स बेस, हेंस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ वाज लिमिटेड। इंडिया की जो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी थी उस वक्त वो थी अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज और अपनी मार्केट को प्रमोट करना या एक्सपैंड करना। इसलिए इंडिया एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ को लिमिट में रखना चाहता था और दूसरी कंट्रीज के साथ इस तरीके के किसी भी अलायंस में ज्वाइन नहीं करना चाहता था। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज मेंट बाय नियो? मेंशन एनी 4 रिफॉर्म्स ऑफ द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम proposed by UNCTAD in 1972. तो जो कंट्रीज थी जो इंडिपेंडेंट हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद का जो ये पूरा का पूरा पीरियड था, उसमें जो एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में बहुत सारी कंट्रीज जो पहले कॉलोनीज थी या जो उस वक्त स्मॉलर रीजन्स थे लेकिन बाद में वो कंट्रीज बने, तो वो कंट्रीज जो थी उन कंट्रीज को बोला गया लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो यहाँ पे हम नियो के बारे में डिस्कस करेंगे। बुक में आपके यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हेडिंग दी हुई है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। सो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में यहाँ पे पॉइंट्स दिया हुआ है कि यहाँ पे जो ये कंट्रीज थी, दे वर कैटेगराइज्ड एज द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। इनको लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज क्यों बोला जाता था, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और इनको इसलिए बोला जाता था क्योंकि इनका जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, एज कंपेयर टू दी कंट्रीज ऑफ यू कैन से वेस्टर्न वर्ल्ड दैट टाइम, इट वाज मच लोअर। ठीक है, इसलिए इनको कैटेगराइज किया गया एज एलडीसीज। यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएनसीटीएडी। 1972 में इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। रिपोर्ट का नाम था टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। जो रिफॉर्म इन्होंने सजेस्ट किए थे उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2015 में और 2019 में पूछा जा चुका है, तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। रिफॉर्म्स क्या थे? टू गिव द एलडीसीज कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइटेड बाय द डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज। ये जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थी, इनको इनके रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए।
to obtain access to Western markets so that the LDCs could sell their products and therefore make trade more beneficial for the poorer countries. ये जो LDCs थी इनको वेस्टर्न मार्केट्स में भी एक्सेस मिले, मतलब ये वहां तक पहुंच पाए और अपने प्रोडक्ट्स को वहां पे सेल कर पाए. थर्ड वाज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि ये जो थी वो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, LDCs थी, सो मतलब अभी डेवलप होने जा रही थी और इनके पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो यहाँ पे इनको टेक्नोलॉजी जो थी वो वेस्ट से लेनी थी, तो उसकी कॉस्ट जो थी रिड्यूस रहे. प्रोवाइड द एलडीसीज विद अ ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन. इंटरनेशनल लेवल पे जो भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस उस वक्त एग्जिस्ट कर रहे थे, तो उसमें भी इन कंट्रीज को भी एक रोल मिले, इंपॉर्टेंट रोल उन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में. तो ये रिफॉर्म्स आप ऐसे के ऐसे अपनी बुक से यहां से लिख सकते हो, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, और यहाँ पे ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं एंड कुछ करने की जरूरत नहीं है, परफेक्ट आंसर आपका बन जाता है. नेक्स्ट इज डिस्क्राइब एनी 3 रीजंस फॉर द सुपर पावर्स टू हैव मिलिट्री अलायंसेस विद द स्मॉलर कंट्रीज ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड. जो सुपर पावर्स थी वो क्या कारण थे ऐसे कि सुपर पावर्स ने ये अलायंसेस बनाए स्मॉलर स्टेट्स के साथ. इस क्वेश्चन का आंसर भी बुक में बिल्कुल डायरेक्ट दिया हुआ है, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ. तो यहाँ पे क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी 3 रीजंस फॉर द सुपर पावर्स टू हैव मिलिट्री अलायंसेस विद द स्मॉलर कंट्रीज ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड. ये आपका आंसर दिया हुआ है यहाँ पे एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर से पहले यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हुए हैं. ऐसे कैसे 4 पॉइंट लिख दो, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे. So they wanted to gain access to vital resources such as oil and minerals, territory from where their superpowers could launch their weapons and troops, locations from where they could spy on each other, and economic support in that many small allies together could help pay for military expenses. Vital resources की इनको जरूरत थी, ऑयल और मिनरल की, जो इनको इन छोटी स्टेट से मिल सकती थी. ऐसी टेरिटरीज चाहिए थी जहां से ये एक दूसरे के ऊपर मतलब अपने वेपन्स और ट्रूप्स लॉन्च करने के लिए वो टेरिटरीज को यूज कर सके. ऐसी लोकेशन चाहिए थी जिन लोकेशंस के थ्रू ये एक दूसरे के ऊपर स्पाइंग कर सके, और इकोनॉमिक सपोर्ट सारी ये स्मॉलर स्टेट्स मिलके सपोर्ट इनको दे सकती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड इंडिया प्ले अ क्रूशियल रोल इन द नैम ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड. ये भी 2017 में क्वेश्चन आ चुका है. सो बेसिकली इस चैप्टर में से आप चैप्टर को आराम से डिवाइड कर सकते हो. यहाँ पे इंडिया का जो रोल था, जो नॉन अलाइन मूवमेंट में इंडिया ने रोल प्ले किया, उसके बारे में ये क्वेश्चन है. इंडिया एंड द कोल्ड वॉर में यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन दिया, इस पे एक हेडिंग दी हुई है इंडिया एंड द कोल्ड वॉर. तो यहाँ पे इंडिया का जो रोल है वो आप यहाँ से पॉइंट्स निकाल सकते हो कि भाई इंडिया ने क्या रोल प्ले किया था. नेक्स्ट इज डिस्क्राइब ब्रीफली द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसका आंसर बना सकते हो. क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की ये जो हेडिंग है, इसमें आप 6 मार्क का क्वेश्चन अगर आता है तो इसमें 6 पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हो. मैं एक बार पढ़ देती हूँ आपको क्वेश्चंस, स्टार्टिंग से आप पॉइंट ले सकते हो. फर्स्ट पॉइंट, इन अप्रैल 1961 द लीडर्स ऑफ द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स were worried that the United States of America would invade communist ruled Cuba and overthrow Fidel Castro. ये यूएसएसआर को एक खतरा हो गया था क्योंकि क्यूबा जो था वो यूएसए की, और क्यूबा की जो लोकेशन है आप वर्ल्ड मैप में अगर देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बिल्कुल ही उसके साथ है. तो उनको ये डर था, क्यूबा में कम्युनिस्ट रूल था, तो उनको ये डर था कि कहीं यूएस इसको इन्वेड ना कर ले. तो यहां से आप पॉइंट बनाओगे. फर्स्ट पॉइंट, Cuba was an ally of the Soviet Union and received both diplomatic and financial aid from it. First point. Second point, Nikita Khrushchev, the leader of the Soviet Union, decided to convert Cuba into a Russian base. Third point, in 1962 he placed nuclear missiles in Cuba. Installation of these weapons put the US for the first time under fire from close range and nearly doubled the number of bases or cities in the American mainland which could be threatened by the USSR. Fourth point, जब यूएसए को इसके बारे में पता चला तो यूएसए ने क्या किया. तो 3 पॉइंट तो आपने फर्स्ट पैराग्राफ में से निकाल लिए और 3 पॉइंट्स आपने यहां से नीचे से निकाल लोगे जहां पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं. कैनेडी ऑर्डर्ड अमेरिकन वॉरशिप्स टू इंटरसेप्ट एनी सोवियत शिप्स हेडिंग टू क्यूबा एज अ वे ऑफ वार्निंग द यूएसएसआर ऑफ हिज सीरियसनेस. अ क्लैश सीम्ड इमिनेंट इन व्हाट केम टू बी नोन एज अ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. ये पॉइंट आप लिख दोगे इसमें और आपका आंसर बन जाएगा. 2019 में ये क्वेश्चन आया था जो, और अभी जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर निकाला है 2020 का,
उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द रीजंस फॉर द स्मॉलर स्टेट्स टू हैव अलायंसेस विद सुपर पावर्स। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो बड़ी कंट्रीज थी उनको तो जरूरत थी स्मॉलर स्टेट्स की, जो हमने ऊपर डिस्कस किया रीजंस किस लिए। अब है क्वेश्चन की जो छोटी स्टेट्स थी उनको किस लिए जरूरत थी बड़ी कंट्रीज के साथ अलाई करने की। ओके, इसका आंसर भी दिया हुआ है, द इमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स वाली जो हेडिंग है उसी में। द स्मॉलर स्टेट्स इन द अलायंसेस यूज द लिंक टू द सुपर पावर्स फॉर देयर ओन पर्पसेस। फर्स्ट लिख दोगे आप इंट्रोडक्शन। सेकेंड पॉइंट, they got the promise of protection, weapons and economic aid against their local rivals, mostly regional neighbors with whom they had rivalries. उनको प्रोटेक्शन मिली, वेपन्स मिले, इकोनॉमिक एड मिली अपने लोकल राइवल्स के अगेंस्ट। The alliance system led by the 2 superpowers therefore threatened to divide the entire world into 2 camps. और इसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो वर्ल्ड आप कह सकते हो 2 ब्लॉक्स में या 2 अलायंस सिस्टम में डिवाइड हो गया। हाउ डिड नॉन अलाइनमेंट सर्व इंडियाज इंटरेस्ट। मैंने बोला ना आपको कि नॉन अलाइनमेंट वाला पूरा पढ़ लो आप, उसमें से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम में, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंडिया एंड द कोल्ड वॉर की यहाँ पे एक हेडिंग दी हुई है, इसमें ये जो 2 बड़े बड़े आप कह सकते हो पॉइंट्स दिए हुए हैं यू के यू, आप दोनों पॉइंट्स को लिख देना, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। सो हाउ डिड नॉन अलाइनमेंट सर्व इंडियाज इंटरेस्ट, मतलब नॉन अलाइनमेंट ने इंडिया के इंटरेस्ट को किस तरीके से सर्व किया। फर्स्ट, non-alignment allowed India to take international decisions and stances that served its interests rather than the interest of superpowers and their allies. Non-alignment की वजह से इंडिया ऐसे स्टैंड ले पाया कि उसके जो खुद के नेशनल इंटरेस्ट थे उनको उसने सिक्योर किया, ना कि सुपर पावर्स के नेशनल इंटरेस्ट को, क्योंकि नॉन अलाइनमेंट की वजह से वो किसी अलायंस सिस्टम में पड़ता नहीं था और किसी एक पर्टिकुलर सुपर पावर को फेवर नहीं करता था, तो इंडिया ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर किया। सेकेंड, इंडिया वॉज ऑफन एबल टू बैलेंस 1 सुपर पावर अगेंस्ट द अदर। अब क्योंकि इंडिया किसी एक की साइड नहीं लेता था तो एक तरीके से बैलेंस सा बना हुआ था। इफ इंडिया फेल्ट इग्नोर्ड और अनड्यूली प्रेशराइज्ड बाय 1 सुपर पावर, इट कुड टिल्ट टुवर्ड्स द अदर। थोड़ा सा झुकाव इंडिया दिखा देता था, अगर उसे लगता था एक सुपर पावर उसको नेग्लेक्ट कर रही है तो वो दूसरी की तरफ थोड़ा सा झुकाव दिखा देता था। तो ये आपके पॉइंट्स यहाँ पे बन गए कि आपके क्वेश्चंस हो गए कोल्ड वॉर एरा में से। मेन क्वेश्चंस ये हैं, गारंटी ऐसी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे। अब नॉन अलाइनमेंट पे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार क्रिटिसिज्म के ऊपर कि नॉन अलाइनमेंट को आपको डिफरेंशिएट करना होता है न्यूट्रलिटी से और आइसोलेशनिज्म से, तो वहां पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो नॉन अलाइनमेंट वाला जो आपका ये पूरा का पूरा कंटेंट है, इसी में वो भी पॉइंट्स आपके ऐड हो गए हैं। उसके बाद आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक के, वो भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, द कोल्ड वॉर प्रोड्यूस्ड एन आर्म्स रेस एज वेल एज आर्म्स कंट्रोल, व्हाट वर द रीजंस फॉर बोथ दीज डेवलपमेंट्स। कोल्ड वॉर जो थी उसने एक ऐसी स्थिति पैदा की कि दोनों के बीच में होड़ लगी हुई थी आर्म्स एक्यूमुलेशन की, कि कौन ज्यादा से ज्यादा वेपन्स एक्यूमुलेट या आर्म्स एक्यूमुलेट कर सकते थे। लेकिन उसके बाद दोनों ने आर्म्स कंट्रोल, मतलब फिर उन्होंने कुछ ऐसी ट्रीटीज भी साइन की जिनके अंडर वो इनको कंट्रोल करना चाहते थे और फर्दर टेस्ट को थोड़ा सा लिमिट में रखना चाहते थे। तो उसके कारण क्या थे, तो जो दोनों कंट्रीज के बीच में एक कंडीशन और एक सिचुएशन दी हुई है डेटरेंस वाली, जिसमें ये बताया गया है कि दोनों को ही एक ये भी डर होने लगा था या एप्रीहेंशन होने लगी थी कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि गलती से कोई न्यूक्लियर वेपन्स में मतलब कुछ इशू होने की वजह से या गलती से वो प्रेस हो सकता है, या कोई सोल्जर की किसी कमी की वजह से ये जो आर्म्स एंड एम्युनिशन थे इसकी वजह से कोई ब्लास्ट हो सकते हैं। तो उनकी वजह से क्या हो सकता था कि अगर ऐसा हो जाता तो इस तरीके की सिचुएशन पैदा हो जाती जो वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करती, इसलिए दोनों ने ऐसा किया। तो इसमें आप ये वो डेटरेंस वाले जो रीजंस है वो लिख दोगे। उसके बाद इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी यूएस और यूएसएसआर की तरफ, वो मैंने बता ही दिया एक तरीके से। आप वो नॉन अलाइनमेंट वाले पॉइंट और जो ये वाले आपके पॉइंट है ये आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद नॉन अलाइनमेंट की रेलेवेंस के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्टेटमेंट दैट नैम हैज बिकम इररेलेवेंट टुडे, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर ओपिनियन। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे जब कोल्ड वॉर की सिचुएशन थी तो नॉन अलाइंड मूवमेंट शुरू हुई, जब
तो एक तरीके से थर्ड ऑप्शन मिली थी ये न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो थी एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की। आज की तारीख में अगर हम देखें तो कोल्ड वॉर खत्म हो चुकी है, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो चुका है, तो क्या नॉन अलाइंड मूवमेंट की रेलिवेंस भी खत्म हो चुकी है? कहने को आप दोनों साइड के ओपिनियन लिख सकते हो, दोनों को अगर आप जस्टिफाई करते हो तो दोनों को ही सही माना जा सकता है, रीजंस अगर होते हैं। लेकिन जैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं चाहूंगी कि मेरे हिसाब से अभी भी नॉन अलाइंड मूवमेंट की रेलिवेंस खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जब नॉन अलाइंड मूवमेंट फॉलो शुरू हुई तो ठीक है, एक ये पॉलिसी इस पे बेस्ड थी कि किसी भी अलायंस सिस्टम को ज्वाइन नहीं किया जाएगा या किसी भी सुपर पावर के किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगी ये कंट्रीज। लेकिन उसके साथ साथ धीरे धीरे ये जो नॉन अलाइंड मूवमेंट थी इसने इन सारी कंट्रीज को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिसमें जो भी सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज थे इन रीजन्स में उनको भी डिस्कस किया गया, या जो इस तरीके की कॉमन इश्यूज हैं जो डिजीज स्प्रेड होता है, या अगर हम एनवायरमेंट से रिलेटेड देखें तो ये सारी चीजें जो सबको इक्वली अफेक्ट करती हैं, तो उनसे रिलेटेड भी यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग या इश्यूज को डिस्कस किया गया। तो एज पर दैट इफ यू राइट दोज पॉइंट्स, तो नॉन अलाइंड मूवमेंट इज स्टिल वेरी रेलिवेंट। So these are the all important questions covered for this chapter. Now I move up to the second chapter, the end of bipolarity. Describe any 6 factors which led to the disintegration of Soviet Union. 3-4 बार आ चुका है क्वेश्चन, 2015-18 लिखा है मैंने यहाँ पे, और भी बार आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 6 मार्क्स में भी आता है, कई बार 4 मार्क्स में भी आता है। मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट्स इनके लिखे हुए हैं, आप ये नोट कर सकते हो। कुछ मतलब डायरेक्ट पॉइंट्स हैं। सोवियत यूनियन में जो कमियां थी सिस्टम में, उसकी वजह से सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, वो सारे 6 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, यूं के यूं आप इसमें से कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब 6 फीचर्स ऑफ अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन। इसका आंसर मैं आपको स्लाइड पे डाल के दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज describe the factors that make most of the former Soviet republics prone to conflicts and threats. तो जो पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स थे, फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स, तो क्या क्या कारण थे या क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से उनको कॉन्फ्लिक्ट्स और थ्रेट्स फेस करने पड़े? तो जो पूरा सोवियत यूनियन के वीकनेसेस हैं जो मैंने ऊपर भी डिस्कस किए, उनमें से आप सारे पॉइंट्स इस आंसर के लिए लिख सकते हो। सिमिलर ही आंसर बनेगा। Describe 6 consequences of disintegration of Soviet Union. Yes, this is important question. अच्छा, मैंने ना बहुत बार देखा है, मैं जैसे एग्जामिनेशन चेकिंग के लिए जाती थी सीबीएसई की तरफ से जो इवेल्युएशन होता है, तो बहुत बार मैंने देखा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जल्दी जल्दी में। तो कॉजेज की जगह कॉन्सिक्वेंसेज लिख देते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज की जगह कॉजेज लिख देते हैं। तो मान लो ये कॉजेज थी और पूछे गए थे कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब ओवरलुक हो जाता है, बच्चे कई बार हड़बड़ा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, तो क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हैं, तो वो एक गलत चीज है। तो कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल अलग है, कॉजेज बिल्कुल अलग है डिसइंटीग्रेशन की। कॉजेज के लिए तो मैंने लिख दिया आंसर, कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आपके बुक में दिया हुआ है, हेडिंग है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। यहां से ही आपका पूरा आंसर इसका बन जाएगा। मैं थोड़ा सा रीड कर देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, इट मेंट द एंड ऑफ कोल्ड वॉर कॉन्फ्रंटेशन। हेडिंग भी बना सकते हो, 6 मार्क्स के लिए कोशिश करो हेडिंग बन जाए। एंड ऑफ कोल्ड वॉर कॉन्फ्रंटेशन मतलब कोल्ड वॉर कॉन्फ्रंटेशन जो थी वो खत्म हो गई क्योंकि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गई। द आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट ओवर वेदर द सोशलिस्ट सिस्टम वुड बीट द कैपिटलिस्ट सिस्टम वाज नॉट एन इशू एनी मोर। ये फर्स्ट पॉइंट, सिर्फ इतने 4 लाइनें लिखनी है। सेकेंड, power relations in world politics changed and therefore the relative influence of ideas and institution also changed. पावर रिलेशंस चेंज हुए क्योंकि पहले 2 सुपर पावर्स थी, तो जो कंट्रीज यूएसए के अलायंस सिस्टम में थी ऑब्वियसली वो सोवियत यूनियन के में नहीं थी। तो लेकिन जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया तो जो सोवियत यूनियन का ब्लॉक था या अलायंस सिस्टम था उसकी जो कंट्रीज थी अब ऑब्वियसली उनको रिलेशंस चेंज करने थे। तो पावर रिलेशंस चेंज हुए कंट्रीज के बीच में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज हुई। अब जो कंट्रीज थी उनके सामने 2 पॉसिबिलिटीज थी, either the remaining superpower would dominate and create a unipolar system or different countries or group of countries could become important players in the international system. या तो अब जो एक यूएसए बच गई थी उस वक्त सिंगल पावर, वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को डोमिनेट करेगी, यूनिपोलर सिस्टम बनेगा, या फिर जो दूसरी डिफरेंट कंट्रीज थी रीजन वाइज वो अपने कुछ ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर बनाएंगी। उसके बाद यहाँ पे ये जो नया पैराग्राफ शुरू होता है यहां से आप पॉइंट लेंगे।
थर्ड, द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक मेंट द इमर्जेंस ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज। सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो सोवियत यूनियन के 15 रिपब्लिक्स थे, अब वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज बने थे, तो वो कंट्रीज जो थी बढ़ गई थी। तो ये वैसे यहाँ पे बुक में आपको 3 पॉइंट्स में दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, लेकिन हर पॉइंट में आपके कम से कम 2 पॉइंट निकलते हैं, तो टोटल आपके 6 पॉइंट हो जाते हैं। वो आपके 6 पॉइंट्स आ जाएंगे इस क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन ऑन इंडो रशिया रिलेशंस। इंडो रशिया रिलेशंस की अगर हम बात करें तो बुक में पूरा एक साइड में सोर्स बॉक्स दिया हुआ है, उसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। अदरवाइज अभी जो न्यू आपका कंटेंट आया है तो आप उसके हिसाब से भी इंडिया रशिया के रिलेशंस, क्योंकि ये पुरानी फैक्ट्स हैं, तो वो आप उसको ऐड कर सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है दोनों के रिलेशंस का, वो बहुत ही इजीली आप बना सकते हो। है क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट वाज शॉक थेरेपी, और इसके साथ बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है कि शॉक थेरेपी क्या थी एंड वाज दिस द बेस्ट वे टू मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म। शॉक थेरेपी की आप डेफिनेशन लिख देंगे, 1 मार्क की डेफिनेशन, दैट इट वाज अ ट्रांजिशन फ्रॉम you can say authoritarian socialist or communist ideologies to more democratic and capitalist orientation of system. मैंने अपने 1 मार्क क्वेश्चन वाला जो वीडियो है उसमें भी शॉक थेरेपी की डेफिनेशन दी हुई है। अब क्वेश्चन, लेकिन सेकेंड पार्ट उसका ये है कि was this the best way to do the transition। मतलब सोवियत यूनियन ने डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो ये शॉक थेरेपी की थ्रू अपने सिस्टम को पूरा चेंज किया, तो क्या ये एक सही तरीका था? तो मैं तो यहाँ पे यही कहूंगी कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं था, क्योंकि ये जो प्रोसेस था इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी। जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज थी उनको सेल ऑफ किया गया और बहुत ही कम दामों पे, एंड इट वाज इनफैक्ट कॉल्ड एज अ गैराज सेल, तो वो आप पॉइंट लिख सकते हो। और हुआ क्या कि जो ऑलरेडी स्टेब्लिश स्ट्रक्चर से इतने सालों से उनको एकदम से चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके अपोजिशन में अगर मैं ये कहूंगी कि अगर धीरे धीरे इस सिस्टम को मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर चेंजेस किए गए होते तो ये सिस्टम सही होता। तो इसमें भी अगेन आप दोनों तरीके की ओपिनियन लिख सकते हो, लेकिन मैं यही कहूंगी कि नो, दिस वाज नॉट द बेस्ट वे। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है, बट मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 15 जो आपका आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम आया है ये क्वेश्चन, लेकिन आ सकता है। दिस इज अबाउट द टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स की एक हेडिंग दी हुई है इस चैप्टर में, टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो जो ये कंट्रीज थी जो सोवियत यूनियन के बाद डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो उसके रिपब्लिक्स जो थे, कंट्रीज बने थे, तो वहां पे क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए डिसइंटीग्रेशन के बाद। तो जैसे कि यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, इन रशिया 2 रिपब्लिक्स चेचन्या एंड दागिस्तान हैव हैड वायलेंट सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स। In Central Asia, Tajikistan witnessed a civil war that went on for 10 years till 2001. The region as a whole has many sectarian conflicts. Azerbaijan's province of Nagorno-Karabakh, some local Armenians want to succeed and join Armenia. तो ये पॉइंट्स हैं आपके 4 मार्क्स में ही आता है, ये 6 में नहीं आता है ज्यादातर। तो 4 मार्क्स में आप ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं इनमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए उनके एग्जाम्पल के साथ आप लिख सकते हो। रशिया का लिख सकते हो, अजरबैजान का लिख सकते हो, तजिकिस्तान का लिख सकते हो, अर्मेनिया का लिख सकते हो। 4 मार्क्स में 4 पॉइंट्स। सो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो इन दोनों चैप्टर में से आप ये कह सकते हो मैंने यहाँ पे लिखे हैं या निकाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी एग्जामिनेशन की। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज फॉर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स।